सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस शायद आप तक आ रही होगी, और अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही है तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करिए कि सर यू आर ऑडिबल, तो हम भी समझेंगे कि नहीं मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है। अजय प्रताप सादर प्रणाम, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए अर्चिता, आज जीओसी को पूरा करेंगे और अगर समय मिलता है तो क्वेश्चन, और फिर 26 तारीख यानी कल रोक करके 26 तारीख से हमारा शुरू हो जाएगा वो प्रोग्राम जिसकी आपको वास्तव में बहुत ही ज़रूरत थी, जिसका नाम है महासंग्राम बैच। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग उस बैच की जिसकी वास्तव में हम लोगों को बहुत दिनों से इंतजार थी, और ऐसे टॉपिक्स और ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेंगे। और अभी नहीं, एग्जामिनेशन के हर पड़ाव पर ये क्वेश्चंस आपके साथ होंगे, उन क्वेश्चंस की पूरी डिटेल आपके साथ में रहेगी। तो आज का हमारा ये शेड्यूल थोड़ा सा मैंने बताया था कि टाइट रहेगा 2-3 दिन के लिए। इसके बाद हम लोग 26 तारीख से अपने फुल फॉर्म में आ जाएंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपको, और स्क्रीन शेयर करने के बाद अब आप देखिएगा कि कितनी बढ़िया ढंग से आपको कल का रिवीजन कंटिन्यू कर देंगे हम लोग। सभी को सादर नमस्कार। संडे का लुत्फ आप उठा रहे होंगे, और इस संडे में मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए पहले तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, इस बहाने कि नहीं आप को भी स्टेबिलिटी मिल जाए आने वाले समय में, और आप अपने परिवार को भी स्टेबल कर पाए। चलिए, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस पर हमारी बात आकर के रुकी थी। होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस पर हमारी बात आकर के रुकी थी। मेरी आवाज तो आ रही दिलीप पांडे जी? देखिए, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही, बाकी लोगों को आ रही। आपके मोबाइल में आप दोबारा चेक करिए, मेरी वॉइस आ रही है। देखिए, होमोलिसिस में आपको मैंने बताया था कि होमोलिसिस का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने कल आपको समझाया भी था कि होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस में दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इस बात पर हमने डिस्कशन किया था, और आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी हमें बताए थे। ठीक है, अब इसी में हम लोग आपको ये बताएंगे कि अगर फ्री रेडिकल होता है, देखिए अगर फ्री रेडिकल बनता है तो क्या कंडीशन होती है। तो पहले हम कार्बोनियम आयन और कार्ब एनायन की बात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल फ्री रेडिकल्स इनकी भी बात कर लेंगे। तो दोनों टॉपिक हमारे एकदम क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। और बाकी तो हम लगातार आपके साथ रहेंगे डिस्कशन में, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेट्रो कार्बोकैटायन कार्बन आयन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कार्बोनियम आयन की बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, कार्बोनियम आयन डाल लेते हैं हेडिंग, कार्बोनियम आयन। देखिए, कार्बोनियम आयन आप जानते हैं कि ऐसा आयन, जो ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, वो कार्बोनियम है। बाकी तो ये कार्बोकैटायन है ही, क्योंकि कार्बन का कैटायन, इसलिए कार्बोकैटायन इसको नाम दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये हो जाती है कि कार्बोकैटायन जब बनता है तो ये आपका मेनली 3 कैटेगरी का जो कार्बोकैटायन बनता है, ये खास बात क्या होती है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। पहले तो पॉइंट ये याद रखो कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको पहले से भी पता है। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाता है कि जो सेंट्रल एटम जो होता है, इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे तो आप चेक करिए, 1 2 3 4 5 6, यानी अगर इसमें देखें तो ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। तो ये भी बात ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम कंटेन्स सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के रहेंगे यहां पर। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी रखता है। मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखता रहूंगा जिससे कि यहां पर आपको दिक्कत ना हो। और अगर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का नेचर देखा जाता है तो आपको पता होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जो pz ऑर्बिटल होती है वो टोटली अनयूज्ड होती है। तो यानी कि 2pz ऑर्बिटल जो होती है वो अनयूज्ड होती है। इस बात को आप कहीं पर लिख लीजिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अनयूज्ड हो जाती है कौन सी, 2pz ऑर्बिटल। अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्टेबिलिटी में आपको ध्यान, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे भाइयों। स्टेबिलिटी में ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको फैक्टर मनु याद है ना तो काम बन जाएगा। सबसे पहले तो एक फैक्टर है जिसका नाम है आई इफेक्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा फैक्टर रेजोनेंस, बहुत जिम्मेदार होता है इसकी स्टेबिलिटी के लिए। और तीसरा फैक्टर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब ये तीनों बातें हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं तो यहाँ पर उनको बताने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कार्बो जैसे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाता है आई इफेक्ट, तो मैं आपको यहाँ ये बता दूंगा कि अगर मान लीजिए कोई ग्रुप लगा है, ये जी कोई ग्रुप है, ठीक है, ये लग गया। अब ये कार्बन इस तरीके से है, मान लो ऐसे हमने कर दिया, यहाँ पर ये प्लस है तो ये सपोर्टिंग ग्रुप लगा है, प्लस आई वाला ग्रुप लगा है, प्लस आई इफेक्ट वाला अगर ग्रुप लग जाता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कार्बोकैटायन। तो भैया ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये आपका मोर स्टेबल हो गया। हम शॉर्टकट में एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो चीज दे दें जिससे बहुत कुछ आप सीख जाएं। तो मोर स्टेबिलिटी आपको ग्रुप से यहां पर मिल जाएगी और ये आपका लेस स्टेबल हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा लेस स्टेबल लिख लीजिए। तो बहुत अच्छे ढंग से हम आपको छोटी छोटी ट्यूनिंग से, हम हमेशा पढ़ाने में अपनी ट्यूनिंग हमेशा बदलते रहते हैं। और अगर मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचने वाला लगा लिया, ऐसे वाला लगा लिया, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब आपने जो है माइनस आई इफेक्ट पैदा कर दिया। और माइनस आई इफेक्ट जब आपने पैदा किया है तो इसका मतलब हुआ कि अब ये लेस स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू इस वाले कार्बोकैटायन से, यानी मिथाइल कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी तरीका है कि अगर आप छोटी छोटी बातों को सही ढंग से याद कर पाएंगे तो ये लेस स्टेबल हो जाता है, ये लेस स्टेबल हो जाता है और ये आपका मोर स्टेबल हो जाता है। तो इन चीजों से बहुत सारी चीजें जोड़िए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वैसे तो कॉमनली आप जानते हैं कि R3C पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू R2CH पॉजिटिव से, एज कंपेयर टू RCH2 से, एज कंपेयर टू आपका सिंपल मिथाइल। ये तो एक कॉमन हो जाता है। लेकिन इसी में अगर एग्जामिनेशन में आपसे कुछ हट करके पूछें, जैसे कि सबसे ज्यादा स्टेबल ट्राइफिनाइल वाला रहेगा, मैंने पीछे अपने नोट्स में सब चीजें बताई हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ट्राइफिनाइल आपने नोट किया होगा, ट्राइफिनाइल मिथाइल से शुरू कर देता हूं, ट्राइफिनाइल मिथाइल से शुरू कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ट्राइफिनाइल मिथाइल आपने नोट किया होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ट्रोपोलियम आयन की भी बात करता हूं। अभी आपने बीच में डिस्कशन भी किया था कि सर ट्रोपोलियम आयन की कंडीशन क्या है, तो इसे तो मैं तो यहीं पर रखता हूं। इसके बाद 3 डिग्री एल्काइल को रखता हूं और इसके बाद मैं बेंजाइल को रखूंगा, इसके बाद बेंजाइल को रखूंगा। ये देखिए अब मैं ट्यूनिंग थोड़ी सी जो आप हो सकता है कहीं पर वेरिएशन दिखे, लेकिन आप इसे फॉलो करिएगा क्योंकि मैं पीजीटी की किताबें ही फॉलो करता हूं जो आती हैं। और बेंजाइल और एलाइल दोनों लगभग सेम माने जाते हैं, लेकिन उसमें बेंजाइल ज्यादा माना जाता है, एलाइल थोड़ा कम माना जाता है। तो यहाँ पर नियरली इक्वल टू का साइन लगा करके आप एलाइल लिख सकते हो, एलाइल लिख सकते हो। और एलाइल जो होता है वो
2 डिग्री एल्काइल के लगभग थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो यहाँ पर 2 डिग्री एल्काइल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हो जाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हो जाएगा, और देन आपका मिथाइल। अगर इसमें भी आपको जरा भी लगे कि सर, तो आप अपना व्यू हमें दे सकते हैं कि सर ये चीज ऐसी हो सकती है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ये मैंने बेंजाइल ले लिया, ये मैंने बेंजाइल ले लिया भैया, और बेंजाइल में यहां पर मैंने ये बेंजाइल इसी को तो बोलते हैं, और यहां मैंने लगा दिया OCH3, ये लगा दिया। और एक जगह मैंने लगा दिया ये केबल बेंजाइल रख दिया, ये मैंने केबल बेंजाइल रख दिया। देखो मैं थोड़ा हट करके एग्जांपल ले रहा हूं, और ये मैंने यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा करके लगा दिया फटाफट। अब आप भैया बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो जरा बताइए विच वन इज मोर स्टेबल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, इस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को आप समझाने की कोशिश करेंगे। विच वन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को अगर आप देखते हो तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। मैंने अभी बताया कि OCH3 ग्रुप जो है वो सपोर्टिंग ग्रुप है और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके हिसाब से तो फिर A इज मोर स्टेबल, A इज मोर स्टेबल देन B, और B इज मोर स्टेबल देन C। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है स्टेबल देन बी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि अगर यहीं पर हम लोग आगे चलें, यहीं पर आगे चलते हैं, तो यहां पर आपने यही कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो सर आपने जगमोहन जी लिखा है 3 डिग्री एल्काइल विल बी मोर स्टेबल देन बेंजाइल, बट इन केस ऑफ बेंजाइल द बेंजाइल कार्बोकैटायन इज। भैया वही मैंने लिखा है भाई, आपने जगमोहन जी इतनी मेहनत की है तो वो मैंने देखो यहाँ इंडिकेशन भी किया है कि 3 डिग्री एल्काइल इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल। तो ये आपको परेशान इतना नहीं होइए, एक्सप्लेनेशन की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लगता है कहीं डाउट कंफ्यूजन तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतनी मेहनत नहीं करिएगा। अब इसी के बाद हम लोग आ जाते हैं कार्ब एनाइन की स्टेज पर। अब कार्ब एनाइन में अगर हम लोग देखते हैं, देखो कार्बोनियम आयन में एक चीज और भी जरूर पढ़ लेनी चाहिए, जिसे देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे। अगर आपने कहा ट्रिपोलियम आयन को ज्यादा ट्राइफिनाइल से भी दिया गया है, देख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे चेक कर देते हैं। फिलहाल अभी हमने जो पीजीटीज की बुक में देखा है वो यही है, आपने जो रेफरेंस दिया मैं उसको कंसीडर करता हूं। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1,2 यानी कि 1 और 2 को बात करते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर एक हेडिंग हम लोग बना देते हैं 1,2 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर लेते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की बात भी कर लेते हैं, शिफ्ट की बात कर लेते हैं। ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, धन्यवाद आपको बताने के लिए, ठीक, थैंक यू वेरी मच। आपका ये चीज हम अभी चेक करके नोट्स में चेंज कर देंगे, अगर मुझे लगता है तो मैं नोट्स में तुरंत चेंज कर लूंगा। आपका क्लू भी सही है कि भाई 9 बनेंगे इसमें से, ट्राइफिनाइल में ट्रिपोलियम का कंसिडरेशन आपने किया हुआ है, कुछ किताबों में दिया, मैंने भी बोला भी था कि कुछ किताबों में दिया, लेकिन एक पीजीटी के पेपर में मैंने इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए देखा और आंसर को सही करते हुए देखा, इसीलिए मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा था। ठीक, चलिए खैर कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन दोनों में है जी। ओके, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग हाइड्राइड की शिफ्ट की बात करते हैं तो हम लोग 2-3 चीजें कंसीडर करें। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएं कि हाइड्राइड शिफ्ट में हमें करना क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 लिया हमने, यहाँ पर हमने CH लिया, यहाँ पर हमने H लिया, और यहाँ हमने CH2 पॉजिटिव कंसीडर किया। अगर हमने ये बनाया तो अब ये होता क्या है, अगर यहाँ पर
हम लोग हाइड्राइड आयन को शिफ्ट करते हैं, हाइड्राइड आयन को शिफ्ट करते हैं, तो अल्टीमेट क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां पर आ जाएगा, और जब यहां पर आ जाएगा तो फिर पॉजिटिव साइन जो है वो आपका यहां पर नहीं, इस वाली कंडीशन पर आ जाएगा। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, इसने अपने आप को ऐसा परिवर्तन क्यों किया? तो आप जानते हैं कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये काम किया। ये 2 डिग्री हो गया, मोर स्टेबल हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, लेस स्टेबल हो गया। आप जानते हैं अच्छे ढंग से, ठीक है। आप भी सभी बहुत ही विद्वान साथी हैं और आप भी डिस्कशन करिए। ये मैंने यहाँ पर CH3 लिया, यहाँ पर मैंने CH3 लिया, यहाँ मैंने CH2 पॉजिटिव लिया। अगर हम लोग इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये भैया यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, और ये आपका 1 डिग्री है, और ये आपका हो जाएगा CH3 CH2, ऊपर आ गया हमारा CH3, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर CH3, ये 3 डिग्री हो गया, और ये आपका स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऐसी कंडीशन बनती है। इसको हम लोग 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। अगर नंबर यहीं से डालते हैं तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक हमारे पास एग्जाम्पल्स ज्यादा रहते हैं, और एग्जाम्पल और हम लोग एक चीज जानते हैं ना कि एग्जाम्पल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी से। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल उठाया, अब यहां बताइए कि हमें करना क्या है, ये कौन सी शिफ्ट हमारी होगी। तो यहीं पर मैं हेडिंग बाद में बना दूंगा, ये ध्यान दीजिएगा, इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चलाना है। ये CH3 मैंने लिया, अब यहां पर मैं क्या करूं, मिथाइल शिफ्ट कर दूं, मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं। और जैसे ही मिथाइल शिफ्ट करूंगा तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये कंडीशन वाला ये CH3 अगर यहां पर चला जाए तो पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, यानी ये भी अपने आप को इस कंडीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। जी वेरी गुड, शाबाश। अब यहां पर CH, यहां पर भी हम लोग CH3 लगा लेते हैं, और ये CH3, इसको हम लोग मिथाइल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो यहां पर हेडिंग भी बना देते हैं, मिथाइल, मिथाइल शिफ्ट हेडिंग बना देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको रिमाइंड अगर हो रही हैं तो उससे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि छोटी छोटी बातें ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और उस समय मौके पे बहुत काम आएंगी। इसलिए इस बात का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल आपने और पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन कंसीडर की, ये मैंने रिएक्शन कंसीडर की और इसमें मैंने इसका अटैक कराया, बहुत एग्जाम्पल ये PGT में आया था, इसलिए मैंने इसे अपने नोट्स में सजो कर रख दिया। यहां पर मैंने AlCl3, याद आया कुछ, PGT में आया हुआ था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में ये आया था। और अगर ये कंडीशन बनती है तो फिर प्रोडक्ट ये नहीं बनता है, प्रोडक्ट ये नहीं बनता है। अगर आप कहो कि सर ये प्रोडक्ट बनेगा, तो सर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये रॉन्ग प्रोडक्ट है। यानी कि राइट प्रोडक्ट फिर क्या बनेगा, इसमें मिथाइल शिफ्ट के कारण ये अपने आप को स्टेबल करेगा, और स्टेबल करने के बाद ये क्यूमीन बना देता है। यानी कि एक CH3 इधर लगा देते हैं हम लोग, और एक H लगा देते हैं इधर, हाँ ठीक है, इधर यहाँ पर CH3 लगा देते हैं। तो ये कंपाउंड आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, ये राइट प्रोडक्ट है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से जाना जाता है, और या फिर हम इसे क्यूमीन के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर PGT। ये PGT में आ चुका है, तो इसलिए इस पर मैं हिंट भी लिख सकता हूं। जिन लोगों ने PGT का एग्जाम दिया होगा, PGT PYQ में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए हमने उसको यहां पर ऐड किया हुआ है। एक ये एग्जाम्पल भी बहुत बेहतर एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हम आगे भी डिस्कशन अपने क्वेश्चंस में करेंगे। इसी के साथ हम लोग कार्ब एनायन पर आ जाते हैं। अगर हम लोग कार्ब एनायन पर, हाँ यहां पर अगर देखते हैं, ठीक है बिल्कुल आपकी बात सही है, यहां पर नोटिस करिए इस बात का, यहां पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और 2 डिग्री का जी हाइड्राइड, यस यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट है, ठीक है बिल्कुल राइट, हाइड्राइड शिफ्ट यहां पर हुआ है। और ये 2 डिग्री में ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहां बनता, ये 1 डिग्री बनता, शाबाश वेरी गुड, ये 1 डिग्री बनता,
और 1 डिग्री के बाद इसे कन्वर्जन करना पड़ता हमें, इसमें 2 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता, CH3 और पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट करना पड़ता। दिस इज द रीजन। चलिए ठीक है, आपकी बात बीच बीच में ऐसे टोकते रहेंगे तो काम चलता रहेगा। यहां पर हम लोग आ जाते हैं कार्ब एनायन पर। कार्ब एनायन में कोई कंडीशन हाइड्रोलिसिस के बाद जो बन रही है वो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई कार्ब एनायन ये नेगेटिवली चार्ज वाला है। अब यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे तो एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि इसमें भी वही फैक्टर काम करते हैं। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इज द मेन फैक्टर। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन मेन फैक्टर नहीं माना जाता है। तो एक तो इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और दूसरी चीज ये भी है कि दो फैक्टर स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्टेबिलिटी के लिए दो फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। नंबर 1 यहां पर रेजोनेंस काम करती है, और नंबर 2 मैंने बोला कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। देखिए क्या अगर आपको इस तरीके की पढ़ाई पसंद आ रही हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि हम थ्योरी कम कंसीडर कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं और उनको क्लू पॉइंट भी बना करके हम चले हुए हैं। अगर हमने कोई ग्रुप ले लिया ये सपोर्ट करने वाला और यहाँ पर हमने H लिया, और यहाँ नेगेटिव लगा दिया तो ये लेस स्टेबल हो जाता है। ये प्लस आई वाला ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट हम लगा देते हैं, वहां ज्यादा स्टेबल हो रहा था, यहाँ आपका लेस स्टेबल हो जाता है, उल्टा हो जा रहा है, लेस स्टेबल हो जा रहा है। और लेस स्टेबल अगर मान लो इससे कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहां हम आपको बहुत शॉर्टकट में बहुत कुछ बात कहने की कोशिश करेंगे, सफलता कितनी मिलती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि आपको बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। अगर हम लोग स्टेबिलिटी कार्ब एनायन की विड्रॉइंग ग्रुप से लगा लेते हैं, ये मान लो हमने विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया। अब यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप जब हमने लगाया तो उस कंडीशन में माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। माइनस आई इफेक्ट जब बोलेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू, यहां लिख भी देते हैं मोर स्टेबल लिख देता हूं, समझ में आएगा बिल्कुल। और यहां पर H हो गया, यहां C हो गया। जगमोहन जी, अजय प्रताप, मंजीत, ये सभी लोग, क्या आप लोग ठीक ठाक एकदम बढ़िया से चल रहे हैं? अब इसमें ऑर्डर में अगर आप ऑर्डर को देखते हैं तो ऑर्डर में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 ले लीजिए, ये नेगेटिव वाला ले लीजिए। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट कंडीशन CH3 CH2 डिग्री वाला है, डायग्राम बना दे रहा हूं इस बार, ऐसा कर देता हूं और सबसे कम हो जाता क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने हटा दिया। ये बात नोट करिएगा कि सर ने हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो नहीं लिखा है स्टेबिलिटी में, आप नोट करिएगा। देखिए यहां पर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन को नहीं लिखा है, रेजोनेंस और प्लस आई को लिखा है। जबकि आप नोट डाउन करिए, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन जा सकता है कि यहां पर स्टेबिलिटी के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर थे वो मैंने आपको कौन कौन बताए थे, वो यहाँ पर आई इफेक्ट बताया, रेजोनेंस बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन बताया, लेकिन इसके अंदर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई भी नाम नहीं लिया है। वो इसी कारण से भैया नहीं लिया, स्टेबिलिटी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ लिख देता हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अभी मैं स्टेबिलिटी के बहुत सारे ऑर्डर भी आपको बताऊंगा, मजा आएगा आपको, आप बेफिक्र रहिएगा, है ना, बहुत मस्ती के साथ में रहिएगा। मस्ती के साथ में आप जुड़े रहिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल्स की, वैसे इसमें भी वही कंडीशन है। अगर एनायन की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो ट्राइफिनाइल मिथाइल, फिर बेंजाइल, फिर एलाइल, और फिर आपका मिथाइल, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पर मिथाइल से उल्टा हो जाता है, मिथाइल से उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ऑर्डर को लिख सकता हूँ ट्राइफिनाइल, वो तो सेम रहता है, ट्राइफिनाइल मिथाइल रहता है, ट्राइफिनाइल मिथाइल, फिर उसके बाद डाइफिनाइल एंड सो ऑन चलता है। फिर उसके बाद आपका बेंजाइल आ जाता है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, बीच का गैप कर दिया, बेंजाइल आ जाता है। फिर आपका यहाँ पर एलाइल आ जाता है, फिर आपका यहाँ पर मिथाइल आ जाता है, मिथाइल हो गया। फिर आपका यहाँ पर 1 डिग्री हो गया एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल हो गया। उसके बाद आपका 2 डिग्री एल्काइल हो गया, फिर आपका 3 डिग्री एल्काइल हो गया। और एक आप चीज और नोट कर लीजिए, क्या आपने सुपर डिग्री पढ़ा है? सुपर डिग्री वर्ड आपने पढ़ा है कहीं पर? सुपर डिग्री, सुपर डिग्री अगर वर्ड पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। सुपर डिग्री अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो फिर आप जान लीजिए सुपर डिग्री का मतलब है कि हम लोग
किसको कंसीडर करते हैं सुपर डिग्री में, किसे कंसीडर करते हैं जी बताइए, नोटिस करके बताइए कि सुपर डिग्री में हम लोग सर किसको कंसीडर करते हैं। एक 1 डिग्री होता है, एक 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और एक वर्ड मैंने ये जोड़ा सुपर डिग्री, आपको शायद पता होगा, हम लोगों ने डिस्कशन भी 1-2 बार कभी ना कभी किया है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बताइएगा जी। वेरी गुड, शाबाश। मिथाइल ग्रुप को हम लोग सुपर डिग्री के नाम से जानते हैं, मिथाइल, यानी कि अगर हम लोग मिथाइल को जाने तो ये सुपर डिग्री में गिना जाता है। लेकिन ऐसा टेक्निकल वर्ड कोई किताबों में नहीं दिया रहता है, ये कुछ टीचर्स ने हमारे जो पढ़ाते हैं और विद्वान साथी हैं, भाई नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जो है इस वर्ड का जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया तो बाकी लोग भी प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्री रेडिकल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्री रेडिकल्स में सेम कंसेप्ट वही चलता है। फ्री रेडिकल्स में हमारा सेम कंसेप्ट चलता है। और क्या कंसेप्ट चलता है कि भाई ये होमोलिसिस के बाद बनते हैं। एक तो खास बात इनकी है कि भैया ये बनेंगे कब, होमोलिसिस के बाद बनेंगे, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऑड इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए अगर जी 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 ठीक, देखो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन को अगर आप स्टैंड करना चाहते हो, सही है, आपने अपनी बात को रखा है। अगर हम लोग इसके इंटरमीडिएट में इसकी कंसिडरेशन को लाते हैं तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस कंडीशन में होता है, लेकिन ट्राइफेनाइल मिथाइल के बाद ही रखेंगे, उससे पहले नहीं रखेंगे, इससे पहले नहीं रखेंगे। अगर आप इसे जानना चाहते हो कि सर नंबर 1 पे कौन आएगा, तो नंबर 1 पे हम लोग सबसे पहले लाएंगे ट्राइफिनाइल मिथाइल को, फिर डाइफिनाइल मिथाइल को, फिर आपको लाएंगे मिथाइल को लाएंगे, ठीक है। फिर आपको मिथाइल को इस तरीके से लाते हैं कंसिडरेशन में। और अगर एलाइल कार्बोकैटायन कंसीडर करते हो तो एलाइल कार्बोकैटायन के रेजोनेंस पॉसिबल हैं, अगर 2 बनाओगे, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल का रेजोनेंस बनाओगे तो उसके भी 2 ही पॉसिबल हैं। तो हम लोग थर्ड कंडीशन पर जब लाते हैं तो इसके बाद, यानी कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखते हो तो बेंजाइल के बाद ही आएगा, बेंजाइल यानी फिनाइल के सब खत्म कर देना, बेंजाइल के बाद ही आएगा, फिनाइल के जितने भी हैं वो सब खत्म करके तब आप लाइएगा कौन सा, रेजोनेंस वाला साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन को लाइएगा, ठीक है, वहां पर लाइएगा उसे, बेंजाइल के बाद लाइएगा, बेंजीन वाले सब खत्म करने के बाद, ठीक। यानी अगर ऑर्डर को बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बनेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं केवल बोल रहा हूं, तो आप उसको चेक भी करिएगा। ये पहले इस वाले बेंजीन पूरा खत्म करके लास्ट में लाओगे आप, ये ऐसे लाओगे, इस कंसिडरेशन में लाओगे, सी यहां पर लाओगे ये, उसके बाद सबसे बाद ये लाओगे, ये वाला लाना चाहिए आपको, ऐसे लाओगे, इसको लाओगे आप, इसको लाओगे आप, सी एच को लाओगे आप, उसके बाद आप इसे लाओगे। जब बेंजीन वाले कंसिडरेशन सब खत्म हो जाएंगे तब आप उसको लाओगे, क्योंकि वो पेंटाडाइनाइल रिंग में ही अंदर है, वो रिंग के अंदर है, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग में है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि रिंग के अंदर चलेगा, ये इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन में, ये बात आप नोट करके रखिएगा अपने पास। चलिए शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं एक टॉपिक, हमने जो हेडिंग बनाया था फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स में आपने नोट किया कि फ्री रेडिकल्स में आपने नोट किया, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि वर्किंग मोड में ये दिक्कत करेगा, थोड़ा सा समय दीजिए 1 मिनट का, इसको मिटाना पड़ेगा, सिस्टम दिक्कत कर रहा है।
इसे ऊपर पेस्ट कर देता हूं, नहीं दिक्कत आएगी कहीं पर जगह लेकर के। चलिए, तो हमने अभी आपको बताया, कि होमोलिसिस और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी ऑर्डर जो होता है वो कार्बोकैटायन वाला ही चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। चलिए शाबाश। फ्री रेडिकल के ऑर्डर भी अभी आपको डिफरेंट ऑर्डर्स भी बताऊंगा, इसी के बाद कंटिन्यूएशन में डिफरेंट ऑर्डर्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी एग्जामिनेशन, इसी मतलब क्लास के अंदर। अब हम आ जाते हैं क्लास, इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं, आपको पूरी डिटेल में हम अभी बताए दे रहा हूं कि डिफरेंट ऑर्डर्स डिस्कशन करेंगे तो वहीं इसको लाएंगे फ्री रेडिकल को, बाकी ऑर्डर आपको एज कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है वो ऑर्डर सिमिलर टू कार्बोकैटायन चलता है, एक बात ये ध्यान देना। दूसरा, अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करता हूं, स्टेबिलिटी की मैं बात करूंगा तो यहाँ तीन फैक्टर फिर रिपीट कर जाएंगे। कौन कौन से तीनों फैक्टर हैं? एक तो प्लस आई इफेक्ट, मतलब माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट कंसीडरेशन में जाएगा। नंबर 2 आपका रेजोनेंस जाएगा, और नंबर 3 यहाँ पर अब दोबारा हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको याद यहाँ पर रखनी चाहिए। बाकी ऑर्डर में आपको पता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये ऑर्डर एज इट इज चलते हैं। बाकी ट्राइफिनाइल वाले ऑर्डर भी इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब आप एक आगे चलते हैं, इसी में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। देखो, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल, ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हम लोग आकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को अपना गलत करते हैं। गलत इन द सेंस इसलिए भी हो जाता है कि हम लोग कंसिडरेशन ऐसे कर लेते हैं जैसे कि सब चीजों को कॉमन मान लेते हैं, और वही कॉमन मानना हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी इस टाइप के चीजें पढ़ें तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि छोटी मोटी गलती ना हो, उसको नजरअंदाज न करें। आप बिल्कुल पूरी तरीके से डिटेल स्टडी वाला चैप्टर भी जरूर पढ़िएगा, है। चलो, इसके बाद हमने अभी आपको बताया कि रिएजेंट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो रिएजेंट्स में हमारे पास 3 तरीके के रिएजेंट्स अभी मैंने बताए। सबसे पहले हमने बोला कि भैया फ्री रेडिकल भी एक तरीके का रिएजेंट हमारे पास एक तरीके का रिएजेंट है। इलेक्ट्रोफाइल भी हमारा एक रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल को भी लोग इसी में ही पढ़ाते हैं। और न्यूक्लियोफाइल भी हमारा एक रिएजेंट ही है, न्यूक्लियोफाइल भी है। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खतरा है फिलहाल। इसे Nu- से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी आप बना सकते हो फ्री रेडिकल में, चाहे E बना करके ऊपर कंसिडरेशन में ऐसे बना करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज माने जाते हैं। तो हम बात इलेक्ट्रोफाइल से कर रहे हैं और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात यहाँ पर करेंगे। एक तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल सही है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन लवर भी कहते हैं, ये भी आप जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन लवर भी कहलाएंगे, ये भी आप जान रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये लुईस एसिड भी कहलाते हैं, ये भी आप जान रहे होते हो। और ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1, एक तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को किसी भी साइन से रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे कि BF3 है। अगर ये इसके पास भी कोई चार्ज नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी है, BCl3 भी कंसीडर कर लो, AlCl3 भी कंसीडर कर लो, BeCl2 भी कंसीडर कर लो, है ना, FeCl3 भी कंसीडर कर लो, SO3 भी कंसीडर कर लो। ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं और जो न्यूट्रल में गिनी जाती हैं। इसी तरीके से अगर बी पार्ट में चले आओगे तो एक होता है
पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, फिलहाल हम इसे पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। पॉजिटिवली चार्ज या चार्ज इलेक्ट्रोफाइल भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। तो ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल, इनके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा, जैसे Cl पर पॉजिटिव लगा दो, Br पर पॉजिटिव लगा दो। हम एक बार ऐसे ही पढ़ा रहे थे, जगह कोचिंग में गए तो उन्होंने कहा कि सर हमारे कुछ बच्चे आपसे पढ़ना चाहते हैं और वो भी आपके लेवल के बच्चे थे, पीजीटी लेवल के थे। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम संडे को क्लास ले लेंगे। तो हमने उनकी एक, क्योंकि एंडिंग थी वो 2021 की बात है, तो हमने जब इन पर 3 पर पॉजिटिव लगाया तो एक लोगों ने कहा कि सर इस पे तो पॉजिटिव आता ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया फिर तो पीजीटी तो धन्य हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ केमिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हम सोच नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस केमिस्ट्री का कोई भरोसा नहीं, कब ये पढ़ कब का अपना भारी कर ले, कब का कम कर ले। तो ये पॉजिटिवली साइन इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव साइन से इंडिकेट हो रही डेफिशिएंसी। और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलिसिस से तो होते नहीं है, हेटेरोलिसिस से होते हैं। लेकिन ट्रांजिशनल एलिमेंट कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, ये बात भी ध्यान दीजिएगा जी। नाइट्रोनियम आयन, तो यहां पर अगर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, कभी पेपर में आए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से इलेक्ट्रोफाइल है, तो बोले यार ये तो बड़ा समस्या हो गई। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटायन के ही होंगे, और कैटायन में कौन कौन से होंगे, जैसे यहाँ पर Fe ट्राई पॉजिटिव आप कंसीडर कर सकते हो, Fe डाई पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, Ag पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, Hg आप डाई पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, कैडमियम डाई पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो। ये सभी लुईस एसिड गिने जाते हैं, और ये आपने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चले आइए न्यूक्लियोफाइल पर चले आइए। ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं साहब, ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर होते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज माने जाते हैं। तो यहां पर मैं इनको एक तो नाम दे देता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज नाम दे देता हूं, एक बात। दूसरी बात है ये लुईस बेस की तरह कंसीडर किए जाते हैं, लुईस बेस की तरह कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड, और बाकी तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट की जगह एफिशिएंट वर्ड होता है। इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट भी बोले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच भी बोलते हैं, एफिशिएंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच भी आप इन्हें बोल सकते हो। ये कमजोर नहीं, गरीब नहीं है, ये बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों का पैसा बहुत है, कोई टेंशन नहीं। ये भी बेचारे दो तरीके के पैदा हुए, एक तो न्यूट्रल पैदा हुए जो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, वो अधिकता है, उसको नेगेटिव साइन से दिखाते थे, तो वो नेगेटिव वाले, और जो पॉजिटिव से जो नहीं दिखाते थे वो न्यूट्रल हो गए। तो न्यूट्रल में अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूट्रल में हम लोग कंसीडर कर लेंगे, बड़ा छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आपने सुने होंगे। पहले तो आपने अमोनिया बहन जी का नाम सुना होगा, ये अमोनिया बहन जी हैं, ये इनके आर एमीन भाई साहब हैं, वो अमोनिया बहन जी, ये एमीन भाई साहब हो गए। इसी तरीके से डाई 2 डिग्री वाला ले लीजिए, ये 2 डिग्री वाला एमीन हो गया। ऐसे ही आप 3 डिग्री वाला भी कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पर ये 3 डिग्री एमीन वाला भी कंसीडर कर सकते हो। इसी तरीके से आप गंगा जल भी कंसीडर कर सकते हो, ये वाटर है, इसके पास भी लोन पेयर रहते हैं। आप दारू को भी कंसीडर कर सकते हो कि भाई इसके पास भी हैं। दारू के बाद आप ईथर को भी कंसीडर कर सकते हो कि भाई इसके पास भी हैं। अगर आप देखना चाहो तो थायो ईथर भी कंसीडर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आपके नज़र में है और हम उसको झुटला भी नहीं सकते। H2S भी आप कंसीडर कर सकते हो, H2S भी कंसीडर कर लो। और इसी तरीके से RSR लिया है, RCHO को अगर आप नोट करना चाहो तो बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है RCHO, इसके पास भी लोन पेयर है। RCHO में O के पास भी 2 लोन पेयर बच जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचते हैं। और अगर आप कीटोन को चाहो तो कीटोन को जी, ठीक है, फॉस्फीन भी कंसीडर करते हैं, ये कीटोन भी कंसिडरेशन में चला जाता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमारे, जैसे OH निगेटिव है, NH2OH को अगर कंसीडर करोगे तो NH2OH डायरेक्ट भी OH, और वैसे भी ऐसे भी कंसीडर कर लो आप। अब आप NH2 को कंसीडर कर लो। हाइड्रोजन आपने नाम सुना ही होगा, हाइड्रोजन का नाम भी सुना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर आप बोले यार सर ये क्या है, हम तो वही वाले जान रहे थे। फॉस्फीन आपने बताया, तो देखो PH3 भी है, PH3 के पास भी लोन पेयर रहते हैं।
ठीक, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको जरूर न्यूट्रल वाले याद कर लेने चाहिए। बी पार्ट में हम आ जाते हैं नेगेटिव, और नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं उन पर सिंपल सी बात है कि नेगेटिव लगा ही होगा, वो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जैसे यहां पर फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ठीक है। उसके बाद देखो OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, RC नेगेटिव, RO नेगेटिव, R नेगेटिव, RC ट्रिपल बॉन्ड वाला भी नेगेटिव, जहां नेगेटिव दिखे, ठीक है। इसी तरीके से अगर NH2 केबल लिया तो नेगेटिव जरूर लगा देना, H2S का HS लिया तो ये नेगेटिव लगा देना, एंड सो ऑन, ऐसे करके मरकैप्टाइड एंड जितने भी हैं अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, ठीक है, शाबाश, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग ये रिएक्शंस पढ़ते हैं तो रिएक्शंस के टाइप भी हम लोगों को पता रहने चाहिए। तो यानी कि अब हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दें, NH4 पॉजिटिव, जी सही है। अब यहां पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रिएक्शंस तो आपको सभी पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 आपने पढ़ा होगा, इन रिएक्शंस का नाम जरूर याद रखिए, इन पर हम थोड़ी बहुत कम ज्यादा बात करेंगे। नंबर 1 आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। नंबर 2 बी पार्ट में आ जाइए, बी पार्ट में एडिशन आ जाएगा, ठीक है। और सी पार्ट में आप एलिमिनेशन कर लीजिए, एलिमिनेशन कर दीजिए, एलिमिनेशन रिएक्शन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट में आ जाइए, डी पार्ट में बाकी कंडेंसेशन, आइसोमेराइजेशन बहुत सारी हैं, तो यहां पर कंडेंसेशन हो गया, ई पार्ट आइसोमेराइजेशन हो गया, ठीक है। ये चलो अब हम लोग बात करते हैं, जगमोहन जी आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, अभी थोड़ा सा आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं टोक रहा हूं, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, पहले मैं अपना काम कर लेता हूं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, तो सब्स्टिट्यूशन ही इसमें रिएक्शन मेन है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर मेन रिएक्शन है और यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। चलिए इसके बाद ये दो पार्ट में है, एक कहलाती है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, 3 कर लो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। दूसरी आपकी कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक, जिसे SN1 एंड SN2 के नाम से जानते हैं, और तीसरी कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। तो ये 3 तरीके की रिएक्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन में, यही मेन है, बाकी एक एलिमिनेशन मेन है और बाकी रिएक्शंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए SN1 SN2 रिएक्शन बड़ा आपने फेमस पढ़ी है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में भी आपने रिएक्शंस पढ़ रखी हैं, तो वो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अब चल लेते हैं हम लोग यहां पर कि अगर हम लोग फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई फ्री रेडिकल बनेगा और उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मीथेन वाला और क्लोरीन वाला है। इसको आप CH3Cl बना करके और HCl यहां पर रिमूव कर देते हैं। ये एग्जाम्पल खूब आपने पढ़ा है और जानकारी में है। SN1 SN2 को मैंने बहुत डिटेल में SN1
SN2 को मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ये मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, SN1 SN2 को थोड़ा बाइफरकेट करके थोड़ा कुछ पॉइंट लिख दूंगा जिससे आपको याद रहेगा। SN1 और यहां पर SN2 ये एक्चुअली में 3 डिग्री का जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड होते हैं वो, और यहां पर आपके 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड मेनली होता है। ये होती है कंडीशन, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी कि इसके अंदर जो है वो अटैकिंग मतलब जो है रेट, रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर रहता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर रहता है, और यहां पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री एल्काइल लिख देता हूं, 1 डिग्री एल्काइल मान लीजिए, और साथ में OH नेगेटिव आयन अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड के केस को कंसीडर करें तो, ठीक है। ये बात आप जान लीजिएगा। इनमें आपने बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और स्टेबिलिटी के ऑर्डर की भी जानकारी आपको है, ठीक। लेकिन इसी के साथ साथ हाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ नो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, नो ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, पॉसिबल, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल होती है। यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा कि रिटेंशन और इन्वर्जन की कंडीशन आपने देखी होगी, तो यहाँ पर आपने रिटेंशन और इन्वर्जन, तो यहाँ पर इन्वर्जन आपने नोट किया होगा, यहाँ इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन मेनली, वैसे रिटेंशन भी यहाँ है, यहाँ इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होते हैं, यहाँ पर रिटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, और वहाँ रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही थे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रिटेंशन भी था और इन्वर्जन भी था, रिटेंशन भी है और इन्वर्जन भी है, ये बात आप नोट करना, लेकिन इन्वर्जन पर आप प्रेफरेंस ज्यादा दीजिएगा और किसी के कंसिडरेशन में आप नहीं जाइएगा, परेशान नहीं होइएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इस रिएक्शन को जानते हैं, इस रिएक्शन को जानते हैं, SNI रिएक्शन जानते हैं, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में है, न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर में है, तो इसके एग्जाम्पल को अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर हम ROH ले लेते हैं और SOCl2 ले लेते हैं। इस रिएक्शन को जब कराएंगे तो यहाँ पर RCl बनता है और SO2 निकलता है और साथ में निकलता है HCl। इस रिएक्शन का जरा नाम बता पाएंगे आप? इस रिएक्शन का अगर आप नाम बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं साहब इस रिएक्शन का नाम आपको कम से कम याद है, इस रिएक्शन का नाम आपको याद है। जी बताइए, इसका नाम आप बता दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। जी डार्जन रिएक्शन, वेरी गुड। रेसिमाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर रेसिमाइजेशन, डार्जन रिएक्शन, बिल्कुल राइट, 100% राइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन्स रिएक्शन कहलाती है, डार्जन्स रिएक्शन कहलाती है। और ये रिएक्शन यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन, यूपी पीजीटी 2021 में आपको याद होगा, इस पर एक क्वेश्चन भी आया था, पूछा गया था कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, तो आपको बताना था वहां पर SNI रिएक्शन में ये कंसीडर की जाती है। चलिए, बहुत सारी चीजें, हाँ बेस्ट मेथड माना जाता है, बहुत सारी चीजें हमने अभी आपको बताई। इसी में एक रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन तो आप जान ही रहे होंगे कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। एलिमिनेशन तो आप मेनली जो हमारा चलती है एलिमिनेशन रिएक्शन वो, जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एलिमिनेशन रिएक्शन अगर हम लोग चलाते हैं तो एलिमिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेट हो जाता है कोई भी एटम और ग्रुप। और जो ये एग्जाम्पल आपने अगर पढ़ा होगा एलिमिनेशन में, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का जो एनसीईआरटी का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, तो यहाँ पर हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होगा और पढ़ाते भी हैं, और खूब पेपर में पीजीटी सब में आता भी है, खूब एग्जाम्पल ये आता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर आप एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आपने और पढ़ा होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी आपने पढ़ा होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का एग्जाम्पल भी आपने पढ़ा होगा। ये दोनों एग्जाम्पल
एलिमिनेशन के ही माने जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग बीटा एलिमिनेशन को बहुत ज्यादा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं कि भाई यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और अधिकतर सेटजेफ रूल को ज्यादा फॉलो किया जाता है इसमें। सेटजेफ रूल फॉलो होने का मतलब होता है कि वो कार्बोकैटायन ज्यादा माना जाएगा जिसमें मिथाइल ग्रुप एक, यानी कि जो अगर हम डबल बॉन्ड लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, उसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप का नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो दिस इज द मेन रीजन। और एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरीके की आपको बताई गई थी, जिसका नाम था E1 और E2 रिएक्शन। तो एलिमिनेशन के दो टाइप आपने पढ़े थे, E1 रिएक्शन पढ़ा था और दूसरा टाइप आपने E2 रिएक्शन पढ़ा था। इन दोनों को जबरदस्त तरीके से आपने पढ़ा था। E1 में क्या था कि भाई ये 2 स्टेप प्रोसेस चलेगा, जैसे SN1 SN2 है, ये 3 डिग्री वाली जो कंडीशन होगी और यहाँ आपकी 1 डिग्री वाली कंडीशन होगी। सेम कंडीशन वो वाली ही चलती है यहाँ पर, बाकी कोई नई बात इसमें भी नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट, अब बिल्कुल दिमाग लगा करके बैठिएगा और यहाँ पर ये भी बात आप नोट करिए कि हम आपको कुछ स्टेबिलिटी के ऐसे ऑर्डर बताने जा रहे हैं जो वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप उनको कहीं, मतलब ये मान के चलिए, याद कर लीजिएगा। 100% पीजीटी एग्जामिनेशन, यहाँ लिख देता हूं आज मैं पीजीटी, वैसे मैं बहुत कम लिखता हूं, ये मान लियो, जब जिस जिस पर लिख दिया वो आया। पीजीटी एग्जामिनेशन, पीजीटी एग्जाम्स 2025 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल राइट अवे आप नोट करिए तुरंत के तुरंत। जिस पे अनुज सर ने कहा उसे नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर हम आपसे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर में चलेंगे तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, पॉइंट वाइज चलेंगे और इंपॉर्टेंट चलेंगे, ज्यादा फालतू की बातें स्टेबिलिटी की नहीं करेंगे। देखिए अगर हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर में चलते हैं तो यहां पर हमारे पास में सबसे पहले हम ब्यूटीन की बात करते हैं, ब्यूट टू इन की बात करते हैं। तो नंबर 1 हम लिखते हैं ट्रांस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन ले लीजिए। नंबर 2 यहीं पर आप दूसरा इसका सिस ले लीजिए, सिस ब्यूट टू इन ले लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट आप केबल ब्यूटीन ले लीजिए, ब्यूट 1 इन। ये ऑर्डर आपने अभी पीजीटीज में आया नहीं है, आने की पूरी उम्मीद बनेगी इसकी। इसे नंबर 1 डाल देता हूं, इसे नंबर 2 डाल देता हूं, स्टेबिलिटी के ऑर्डर है ध्यान देना, और इसे नंबर 3 डाल देता हूं। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा पता है? ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, 1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2, ठीक है, और एज कंपेयर टू 3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपने बिल्कुल राइट बताया है, आंसर आपका राइट गया है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, मैं यहां पर शॉर्टकट में स्टेबिलिटी लिख दूंगा, बाकी तो आप समझ जाएंगे ना, ऑर्डर की बात चल रही है। पता लगा बाद में पूछे सर किसका ऑर्डर था ये, तो पूरी रामायण खत्म हो गई, सीता किसका बाप था, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। 1 3 2 नहीं है बेटा, 1 3 2 नहीं है, 1 2 3 है। सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए इसको डिक्रीज करना नहीं, वर्मा जी नहीं, वर्मा जी नहीं। ये एल्काइलेटेड है, एल्काइलेटेड आर मोर स्टेबल देन, ये बात हमेशा याद रखो, एल्काइलेटेड आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल। एल्काइलेटेड आर मोर स्टेबल, ये वर्ड ना भूलो, ये वर्ड मत भूलिए, गड़बड़ ना करिए। चलिए इसके बाद सेकंड, ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ ना करिए सर, यहां पर बिल्कुल राइट बता रहा हूं आपको, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं। ये मैंने यहां एक लिया एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दूसरा कंसीडर हमने किया, यहां पर कीटोन ये है, साइक्लोहेक्सेनोन है, यहां पर Br, ये एग्जाम्पल आपने बहुत मेहनत के साथ आपके तक पहुंचा रहा हूं और इसीलिए इस बैच में आपको जोड़ा है कि आप कम से कम गंभीरता से और दूसरे साथियों को भी जरूर मोटिवेट करें कि
ऐसे एग्जाम्पल्स जरूर तैयार करें जैसे आप तैयार कर रहे हैं, अगर सिलेक्शन चाहिए है तो। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ है। ऐसे ऑर्डर अगर पढ़ना है तो फिर हमारे चैनल को जरूर आप अपने पास रखिए। जी बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये यहां पर मैंने एल्डिहाइड कर दिए, ये दोनों कीटोन कर दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन की हम बात करेंगे, स्टेबिलिटी की जगह एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन अगर करेंगे तो कहां बढ़िया होगा? जी बताइए, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, वहां स्टेबिलिटी की चली थी बात, यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। ऐसे सामने लिखता रहूंगा, ऐसे बीच बीच में आपकी बातें आती रहेंगी। जी बताइए, एल्डिहाइड्स आर मोर हाइड्रेटेड देन कीटोन, ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं। और ये बात भी जानो कि हैलाइड मेक द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये बात नोट कर लीजिए, चाहे एल्डिहाइड्स आर मोर हाइड्रेटेड या इजिली हाइड्रेटेड, कुछ भी लिख लो, मोर हाइड्रेटेड देन कीटोन, कीटोन से ज्यादा हाइड्रेटेड होंगे। ठीक है, और हैलाइड मेक्स कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों बना रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा अपनी तरफ। तो ऑर्डर आपका सीधा साधा आ जाएगा कि सबसे ज्यादा फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद 3 डिग्री लिख गया धोखे से, 1 2 3 ही लिखना है। पहले पहले आपका 4, फिर आपका 3, अरे यार 3 वही लिख जा, हाथ वही चल रहा है, फिर आपका 3, फिर आपका 2, फिर आपका 1। दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, 1 2 3 डालेंगे, हाथ वैसे ही चल रहा है ना, तो इसलिए आदत में बना हुआ है। अब अगर हम लोग HBr से रिएक्टिविटी की, ऑर्डर आपने जगमोहन जी मेहनत से ढूंढे गए ऑर्डर हैं, इसलिए इन पर जरा गंभीरता बनाए रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरूर, आप सभी से निवेदन है मेरा कि एक बार जरूर ऐसे चीजों को सराहिएगा जरूर। तीसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और खासकर पीजीटी के लिए दवा है, ये पीजीटी के लिए दवा है। ये मैंने बेंजाइल एल्कोहल ले लिया और यहीं पर मैंने OCH3 लगा दिया। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी HBr से देखता हूं तो क्या होगी? HBr से क्या हो गया? तो यहां पर ये हो गए हैं CH2OH और यहां हो गए हैं NO2 और यहां ये। बताइए HBr की रिएक्शन कहां बढ़िया हो जाएगी? मैं सर्किल बना दे रहा हूं यहां पर, रिएक्शन विद HBr, रिएक्शन विद HBr बहुत ही इंपॉर्टेंट। बताइए, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। जी देखिए, अगर HBr से रिएक्शन कराओगे, HBr से रिएक्शन कराओगे तो सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन करेगा? HBr से सबसे बढ़िया रिएक्शन करेगा ये वाला करेगा, 3 वाला करेगा। या ये वाला करेगा? सपोर्टिंग वाला करना चाहिए ना, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले यहां सपोर्टिंग लगा है, ये वाला करेगा, और फिर नंबर 3 वाले का आएगा और लास्ट में इसका आएगा। विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, भूल गए ना, लग रहा है कि कंफ्यूजन कर गए आप। 1 सबसे बढ़िया रिएक्शन करेगा, सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर H2O निकलना है, तभी तो Br जोड़ोगे आप। तो 1 सबसे पहले आएगा,
उसके बाद आपका 3 वाला आएगा और उसके बाद आपका 2 वाला आएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर होगा इसका, ये ऑर्डर यहां पर सपोर्टिंग, ये बात ना भूलिए, यहां सपोर्टिंग, यहां विथड्रॉइंग, यहां कोई भी ग्रुप नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए आपसे डिस्कशन भी हो रहा है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपके सामने जा रहे हैं। अगर हम SN1 SN2 की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, SN1 एंड SN2 की रिएक्टिविटी की बात करें तो जरा बताइएगा। एक हमने MECl लिया है, बहुत जानदार एग्जाम्पल लाया हूं, इसे A मान लेते हैं। चलिए इस बार इसे हम लोग B मान लेते हैं, B मान लेते हैं, और इसे हम लोग C मान लेते हैं, C मान लेते हैं, और इसे हम लोग ABC D मान लेते हैं, D, और इसे हम लोग E मान लेते हैं। बताइएगा SN1 का पहले ऑर्डर बताइएगा, SN1 इसमें ऑर्डर में क्या आएगा, SN1 के ऑर्डर में क्या लिखें? SN1 के ऑर्डर में क्या लिखें? SN1 के ऑर्डर में सबसे बढ़िया तो E शो करेगा, फिर आपका D शो करेगा, फिर आपका C शो करेगा, फिर आपका B शो करेगा, फिर आपका A शो करेगा, है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसी तरीके से SN2 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, SN2 की बात कर लेते हैं, तो SN2 में जस्ट अपोजिट कर देता हूं, जस्ट अपोजिट A B C D E, इसका अपोजिट ले जाता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी लगातार आपको एग्जामिनेशन में मिलने की संभावना, और एक क्वेश्चन ये समझ लो आ गया, रखा है बिल्कुल, मुझे दिख रहा है यार, पता नहीं क्यों। तो यहां पर 5वां पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और ऐसे मान लीजिए आ गया यार, बिल्कुल रखा दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ऐसे ही चलेगा महासंग्राम। ये महासंग्राम मैंने नाम ऐसे नहीं रखा है, महासंग्राम नाम इसलिए रखा है कि इस संग्राम में से एग्जामिनेशन में मिलना निश्चित है, 100% मिलेगा, कोई माई का लाल नहीं जो दुनिया में रोक ले इन कराए गए क्वेश्चंस में से, 100% मिलेगा क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि प्रैक्टिस भी थर्रा जाएगी कि आखिरकार क्वेश्चन बनाए कहां से जाएं और आएंगे कहां से। इतनी प्रैक्टिस आपको दूंगा, इतने तरीके के क्वेश्चंस दूंगा, जितना मैंने पढ़ा है वो दूंगा, प्लस आपसे भी बहुत सारी सलाह लूंगा और पूछूंगा आपसे कि आपने कितना पढ़ा था, उसमें से भी ऐड कर दूंगा। अगर प्रैक्टिस भी न कांपने लगे तो नाम बदल देना मेरा। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर यहां पर क्या होना चाहिए? इसे ए देते हैं, इसे बी देते हैं, इसे सी देते हैं, इसे आप डी देते हैं। जी बताइए। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। बताइए। देखिए इन दोनों को आप डिसीजन ले पाएंगे तो फिर मामला एकदम राइट आ जाएगा। ये आपका जो है एल्कोहल में कॉन्जुगेशन देख रहे हैं ना, तो ये ज्यादा फोर्थ वाले में कॉन्जुगेशन है, तो जल्दी से ये इजिली डिहाइड्रेट हो जाएगा, और ये वाला विनाइल है, उसके बाद इसका नंबर आ जाएगा। तो सी बी, पहले सी, बहुत सुंदर जवाब आप दे रहे हैं, सी, देन उसके बाद बी, देन उसके बाद आपका 3 डिग्री वाला आ जाता है, मतलब ए, और लास्ट में आपका विनाइल आ जाता है, विनाइल, और उसके बाद यह डी हो गया, विनाइल लिस्ट हो जाता है। बहुत सही, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हमें भी अच्छा लगता है कि मैं पढ़ाता रहूं, बशर्ते अगर मैं कॉलेज में नहीं होता तो कसम भगवान की पढ़ाता ही रहता, आपको लिए बैठा रहता मैं। एक एग्जाम्पल हमारे सामने CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाला है। दूसरा एग्जाम्पल इसी की बड़ी बहन है, ये इसकी बड़ी बहन है, ये उससे बड़ी बहन है, ये इससे बड़ी बहन है, ये ताऊ की लड़की हो गई, ये ताऊ की लड़की हो गई, ये ताऊ की लड़की बड़ी वाली हो गई,
इसमें तो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट ही डिस्कशन किया था। जी बताइए, इसमें तो हम लोगों ने कंसेप्ट ही डिस्कशन किया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें तो बिल्कुल नॉर्मल है। एफ सबसे ज्यादा, ई उससे कम। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिख देता हूं, नहीं तो फिर बाद में पता लगा कंफ्यूजन बने आपको भी और हमें भी। ऊपर लिखा है ना डिहाइड्रेशन, ठीक। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ई एफ डी सी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है, राइट। तो इतनी मेहनत हमारी होनी चाहिए कि लगातार हम लोगों को ये मौका मिलता रहे। अब एक ऑर्डर और, क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन आपको लग रहा है? कुछ कंफ्यूजन लग रहा है क्या? हाँ बताइए। सी ज्यादा होगा, जी जी जी, सी ज्यादा होगा जी। यहां पर ध्यान नहीं दिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला, ये यहां पर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बहुत सुंदर। ये दोनों तरफ एल्काइल है, यहाँ एक साइड रिपल्सन भी है जी। यू आर 100% राइट बच्चा। इसको बदल लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर सी कर देते हैं और यहां डी कर देते हैं, राइट, बिल्कुल सही। यहां पर एल्काइल ग्रुप को ध्यान नहीं दिया, ज्यादा फ्लो में आ गए। चलिए 6 वाला हो गया, ठीक है, आपकी बात सत्य है, सत्यता नकारी नहीं जाती है। इसके बाद आ जाइए, और भी अच्छा एग्जाम्पल है जो हमने स्टेबिलिटी के ऑर्डर को नोट करने की कोशिश की है। उसमें यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप देखिएगा, स्टेबिलिटी बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर है। और ये भी यार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस इस बार भंडार होगा, ऐसे क्वेश्चन का भंडार होगा। धराशाही हो जाएंगे वो लोग जो केवल ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब उनके सफल होंगे जो खुली आंखों से देखते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जो केवल ख्वाब देख रहे हैं कि हम हो जाएंगे, तो बस वो ख्वाब देखें, और जो खुली आंखों से देखेंगे उनके सपने 100% पूरे होंगे, क्योंकि वो उन सपनों के लिए लड़ाई जरूर लड़ेंगे। जी बताइए, एबीसी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए फटाफट। स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखिए, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन आपका सी, और देन उसके बाद ए हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी जो हमने ऊपर पढ़ा वही है, ठीक है। बी मोर एल्काइलेटेड, देन सी, और उसके बाद ये, यहां पर एक एल्काइल लगा है, यहां पर कोई भी एल्काइल नहीं, हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 7th वाले पर आ जाइए, 7th वाले पर आ जाइए। यहां पर भी आपको स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर देना है, स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर देना है साहब। आपको विजय कराना जरूर मैं चाहता हूं, लेकिन ये भी चाहता हूं कि विजय जब हो तो आपका सीना चौड़ा होना चाहिए, गर्व होना चाहिए आपको आपके ऊपर कि नहीं, आपने जंग जीत ली है, ठीक है। जो खुशी मेहनत के बाद मिलती है, उस खुशी के बाद तो शायद बस रोने का मन करता है, ये बात आप मान लीजिएगा। आ रहा है यहां पर, ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पर आपको स्टेबिलिटी बताना है। ये वाला आप जान लीजिए विनाइल है, और सेकंड वाले में अगर इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लें, इसे 3 मान लें, इसे 4 मान लें,
तो फोर्थ वाला विनाइल है, और थर्ड वाला अगर नोट करो तो ये आपका कॉन्जुगेटिव है, ये कॉन्जुगेटिव है, और सेकंड वाला एलाइल है, फ्री रेडिकल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहां थर्ड वाले को ज्यादा, थर्ड वाला जो है एलाइलिक है ना, तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, थर्ड वाला ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाले के बाद कौन सा आएगा, फिर सेकंड वाला आ जाएगा, फिर फर्स्ट वाला आ जाएगा, और फिर फोर्थ वाला आ जाएगा। तो ऐसे जबरदस्त वीडियो को आप सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को जरूर आप प्रमोट करिए, ये आपसे मेरी सलाह है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जब हमें प्रमोट करेंगे तो हमारा मन भी एक्टिव रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और हम आपको लगातार ऐसी वीडियोस देते रहेंगे। और महासंग्राम रुकेगा नहीं जब तक हम पीजीटी के उस लक्ष्य को नहीं पालेंगे जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे भी डिस्कशन क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। 26 तारीख को महासंग्राम होगा एमसीक्यू का, तो यहां पर अब लिख देता हूं, कल नहीं पढ़ाऊंगा। 26 नवंबर से शुरू होगा, नवंबर 26 नवंबर महासंग्राम जीओसी एमसीक्यू का एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर जाइए और चैनल पर जाकर के थोड़े से अच्छे कमेंट्स से हमें नवाजिए, जिससे हम भी प्रमोट हों आपके उन कमेंट्स को देख करके जिन्हें दुनिया देखना चाहती है, और एक बार फिर होगी विजय हमारी। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं 26 तारीख को।